let's start our next topic. Next new chapter, electoral politics. Overview. In chapter 2, you can see in chapter 1 we have seen that in democracy it is neither possible nor necessary for people to govern directly. मतलब हमने चैप्टर 1 में देखा था कि डेमोक्रेसी के लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि डेमोक्रेसी के लिए इज नाइदर पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है या नेसेसरी नहीं है फॉर पीपल टू गवर्न डायरेक्टली। मतलब ये पॉसिबल नहीं है और नेसेसरी नहीं है कि जो पीपल है वो गवर्न करे डायरेक्टली। And the most common form of democracy in our times is for the people to govern through their representatives, और जो कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हमारे टाइम है इसमें जो पीपल है वो गवर्न करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करते हैं और उन्हीं के थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव ही वो गवर्न करते हैं अपनी गवर्नमेंट में इनडायरेक्टली। In this chapter, we will look at how these representatives are elected. हम इस चैप्टर में देखेंगे कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो कैसे इलेक्ट होते हैं। We begin by understanding why elections are necessary and useful in a democracy. हम बिगिन करेंगे एक अंडरस्टैंडिंग को लेके कि इलेक्शन क्यों नेसेसरी है और यूजफुल क्यों है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। समझेंगे। We try to understand how electoral competition among parties serve the people. हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो इलेक्टोरल पार्टीज होती है या जो चुनाव होते हैं ये किस तरह के लोगों को सर्व करते हैं, किस तरह के लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। We then go to the task what makes an इलेक्शन डेमोक्रेटिक, और फिर हम उस टास्क में भी जाएंगे। फिर हम ये भी सवाल उठाएंगे कि किन किन चीज़ों के कारण कोई इलेक्शन डेमोक्रेटिक होता है। द बेसिक आइडिया हेयर इज टू डिस्टिंग्विश, एक बेसिक आइडिया है कि हम डिस्टिंग्विश करेंगे डेमोक्रेटिक इलेक्शन और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन में। द रेस्ट ऑफ द चैप्टर tries to assess election in India in the light of this yardstick, और रेस्ट ऑफ द चैप्टर में हम इन्हीं एसेस को के आधार पर हम पढ़ेंगे कि इंडिया में कैसे इलेक्शंस को वो कर इवैल्यूएट करते एंड We take a look at each stage of election. हम देखेंगे each stage of elections में and from drawing of boundaries of different constituencies to the declaration of result. हम ये भी देखेंगे इस चीज़ में हम इलेक्शन के हर स्टेज को देखेंगे और जो इलेक्शंस होते जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो एरिया होता है जो डिफाइन किया जाता है एरिया उसको हम मतलब रिजल्ट आते तक जब तक रिजल्ट को डिफाइन नहीं कर दिया जाता तब तक हम उस एरिया पे क्या करते हैं, जब तक हम रिजल्ट को डिक्लेयर नहीं कर देते तब तक उस बाउंड्रीज पे हम अपनी नज़र रखते हैं। एट ईच स्टेज वी आस्क व्हाट शुड हैपन एंड व्हाट डज हैपन इन इलेक्शन। हम हर ईच स्टेज में पूछते हैं कि क्या हुआ और क्या होगा इलेक्शन में। Toward the end of the chapter, we turn to an assessment of whether election in India are free and fair. End of the chapter में हम assessment करेंगे कि जो इंडिया में elections होते हैं क्या वो free या fair होते हैं। Here we also examine, हम also examine करेंगे role of the election commission. Election commission का role भी हम examine करेंगे in ensuring free or fair election. And that is
फर्स्ट टॉपिक इज व्हाई इलेक्शन, इलेक्शन क्यों होते हैं। फर्स्ट टॉपिक व्हाई इलेक्शन। असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा, असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। द टाइम, असेंबली इलेक्शन है हरियाणा में असेंबली यू कैन से विधानसभा के चुनाव के विधानसभा का चुनाव। द टाइम इज आफ्टर मिडनाइट, और आधी रात के बाद का समय था। एंड एक्सपेक्टेंट क्राउड सिटिंग फॉर द पास्ट 5 hours इन अ चौक ऑफ द टाउन इज वेटिंग फॉर इट्स लीडर टू कम। और जो एक्सपेक्टेंट जो क्राउड थी वो सब मतलब 5 घंटों से, पिछले 5 घंटों से वहाँ अपने लीडर का इंतज़ार कर रही थी। और वो जो क्राउड, जो भीड़ थी, वो कहाँ पे इंतज़ार कर रही थी? चौक ऑफ द टाउन, मतलब शहर के चौराहे के पास वो अपने लीडर का इंतज़ार कर रही थी 5 घंटों से। लीडर का इंतज़ार कैसे कर रही थी? 5 घंटों से। एंड the organizers assured and reassured the crowd that he would be here any moment. जो ऑर्गेनाइजर थे, जिन्होंने ये लीडर मतलब जो ऑर्गेनाइजर थे वो लोगों को समझा रहे थे, बार बार भरोसा दिला रहे थे कि आपके जो लीडर हैं वो किसी भी टाइम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। एंड the crowd stand up whenever a passing vehicle comes that way. और सारा क्राउड इकट्ठा खड़ा हो जाता था जब भी उनके पास से कोई भी व्हीकल आकर गुजरती थी। It arouses hope that, उनको लगता था, उनके अंदर होप आ जाता था कि हाँ हमारे नेता आ गए हैं। Then the leader is, ये नेता कौन थे? The leader is देवीलाल। The leader is Mr. देवीलाल, Chief of the Haryana Sangharsh Samiti, who was to address a meeting in Karnal on Thursday night. ये लीडर क्या थे? ये एक नेता थे, श्री देवीलाल, मिस्टर देवीलाल, हरियाणा संघर्ष समिति के चीफ थे और उन्हें थर्सडे को रात में करनाल में अपना भाषण देना था, एड्रेस करना था। The 76-year-old leader is very busy man these days. वो 76 ईयर के थे, ओल्ड लीडर थे और दिस टाइम वो बहुत बिजी थे। His day start at, उनका टाइम स्टार्ट होता था 8 AM और उनका जो टाइम एंड होता था वो 11 PM पे एंड होता था। He had already addressed 9 election meetings since morning. सिंस मॉर्निंग से वो 9 इलेक्शंस मीटिंग को एड्रेस कर चुके हैं। एंड बीइंग constantly addressing public meeting for the past 23 months and preparing for this election. और पिछले 23 मंथ से वे लगातार मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं और इलेक्शन की तैयारी में लगे हुए हैं। लगातार मीटिंग्स को अटेंड कर रहे हैं और इलेक्शन की तैयारी में वो जुटे हुए हैं। These newspaper report is about the state assembly election in Haryana in 1987. ये जो हरियाणा में 1987 में हुए इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन, विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ था उससे जुड़ी खबर न्यूज़पेपर में आई है। And in 1987, the state has been ruled by a Congress party-led government since 1982. राज्य में जो स्टेट में 1982 में कांग्रेस पार्टी थी 1982 में कांग्रेस पार्टी इस स्टेट पर राज कर रही थी। कांग्रेस पार्टी इस स्टेट पर राज कर रही थी सिंस 1982। एंड चौधरी देवीलाल, then an opposition leader, led a movement called Nyay Yudh, struggle for justice, and formed a new party, लोक दल। और उसके बाद क्या हुआ कि तब अपोजिशन के एक नेता थे, अपोजिशन के एक लीडर थे, चौधरी देवीलाल, वो लीडर थे चौधरी देवीलाल। उन्होंने क्या किया? उन्होंने न्याय युद्ध नामक
उन्होंने एक मूवमेंट को बुलाया, न्याय युद्ध मूवमेंट। न्याय युद्ध मूवमेंट का वो नेतृत्व कर रहे थे, लीडर थे वो न्याय युद्ध मूवमेंट का। स्ट्रगल फॉर जस्टिस, जस्टिस के लिए लड़ रहे थे। एंड फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी, उन्होंने न्यू पार्टी को फॉर्म किया और उस पार्टी का नाम क्या था? लोकदल। उस पार्टी का नाम क्या था? लोकदल। एंड his party joined other opposition parties to form a front against the Congress in the election. उन्होंने क्या किया? उन्होंने लोक पार्टी, उन्होंने क्या किया कि उनकी पार्टी ने अदर ऑपोजिशन पार्टी को टू फॉर्म अ फ्रंट, अपोजिशन पार्टी को ज्वाइन कर लिया और उनके अगेंस्ट, मतलब कांग्रेस के अगेंस्ट इलेक्शन में उन्होंने दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। एंड इन द इलेक्शन कंपेनियन में देवीलाल सेड दैट इफ हिज पार्टी वॉन द इलेक्शन कंपेनियन में सब पार्टी कुछ ना कुछ वादे करती है, तो देवीलाल ने भी कुछ वादा किया। देवीलाल ने कहा इफ हिज पार्टी, अगर उनकी पार्टी इलेक्शन जीत जाती है तो हिज गवर्नमेंट वोट वेव द लोन्स ऑफ फार्मर एंड स्मॉल बिजनेसमैन। उन्होंने वादा किया यदि उनकी गवर्नमेंट, उनकी सरकार जीत जाती है, उनकी गवर्नमेंट जीत जाती है तो वे किसानों और छोटे बिजनेसमैन के कर्ज को माफ कर देंगे, किसान और छोटे बिजनेसमैन के कर्ज को माफ कर देंगे। He promised that this would be the first action of his government. उन्होंने प्रॉमिस किया कि ये पहला एक्शन होगा उनकी गवर्नमेंट का। उन्होंने प्रॉमिस किया कि ये पहला एक्शन होगा उनकी गवर्नमेंट का। And the people were unhappy. The people were unhappy with the existing government. जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट थी, पीपल उस गवर्नमेंट से अनहैप्पी थी। दे वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल प्रॉमिस, और वो लोग अट्रैक्ट थे देवीलाल के प्रॉमिस से। सो व्हेन इलेक्शन वर हेल्ड, जब इलेक्शन हेल्ड हुआ, दे वोटेड ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ लोकदल एंड इट्स अलाइज। और उन्होंने जब इलेक्शन हुआ तो उन्होंने सब ने वोट किया लोकदल को और उसके सहयोगी दल को, मतलब कि जो अलाइज पार्टी थी उन सबको उन्होंने वोट किया। और लोकदल एंड इट्स पार्टनर, जो उनके अलाइज पार्टी थी, जो गठबंधन की सरकार थी, अलाइज गठबंधन सरकार नहीं बनी थी, अलाइज जो पार्टी थी जो एक दूसरे से जुड़े थे, लोकदल और इट्स पार्टनर वो 76 आउट ऑफ 90 सीट्स में से 76 लोकदल पार्टी ने जीता स्टेट असेंबली में, विधानसभा के चुनाव में। एंड लोकदल अलोन वोन 60 सीट, लोकदल ने अलोन 60 सीट जीती थी एंड थर्ड हैड ए क्लियर मेजॉरिटी इन द असेंबली, और इससे उन्हें पूरी क्लियरली मेजॉरिटी मिल जाती है असेंबली में। द कांग्रेस कोड विन ओनली 5 सीट, और कांग्रेस ने सिर्फ 5 सीट जीती थी। Once the election results were announced, the sitting chief minister resigned. जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हुआ, इलेक्शन का रिजल्ट, जो चीफ मिनिस्टर थे, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर दैट टाइम थे, उन्होंने रिजाइन किया और न्यू इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ लोकदल चूज देवीलाल एज देयर लीडर। और जितने भी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के, जितने न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स आए थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, सब लोकदल के, सबने क्या किया? सबने देवीलाल को अपना लीडर चुना, सबने देवीलाल को अपना लीडर चुन लिया। द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर। गवर्नर ने इन्वाइट किया देवीलाल को न्यू चीफ मिनिस्टर। And 3 days after the election results were declared, 3 days after the election, और आफ्टर द इलेक्शन 3 दिन के अंदर में ही वो चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिए
दिए गए। 3 days आफ्टर द इलेक्शन ये बात रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और उसके बाद उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। As soon as he became the chief minister, his government issued a government order waiving the outstanding loans of small farmers, agricultural laborers and small businessmen। और जैसे उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत उन्होंने क्या किया, जैसे वो चीफ मिनिस्टर बने उन्होंने गवर्नमेंट ने इशू कर दिया, जैसे उन्होंने गवर्नमेंट में एक आदेश जारी कर दिया कि छोटे किसान उन्होंने गवर्नमेंट में एक ऑर्डर पास किया कि वेविंग आउटस्टैंडिंग लोन, स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबर और स्मॉल बिजनेसमैन के जितने भी लोन्स हैं सबको माफ़ कर दिया उन्होंने क्या किया, माफ़ कर दिया। हिज पार्टी रूल द स्टेट फॉर 4 years। उनकी पार्टी ने रूल किया उस स्टेट में 4 years के लिए। द नेक्स्ट इलेक्शन वर हेल्ड इन 1991। और जो नेक्स्ट इलेक्शन था वो 1991 में था। बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट। लेकिन दिस टाइम उनकी पार्टी पॉपुलर सपोर्ट से नहीं जीती। डिड नॉट विन, उनकी पार्टी नहीं जीती। द कांग्रेस वोन द इलेक्शन। फिर कांग्रेस ने इलेक्शन जीता और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई। कांग्रेस ने इलेक्शन जीता और उन्होंने क्या किया, अपनी गवर्नमेंट बनाई। जगदीप, look at this, Jagdeep and Navpreet read this story and drew the following conclusion। उन्होंने इस स्टोरी को पढ़ा और कुछ कंक्लूजन निकाला। कैन यू से विच ऑफ दीज आर राइट और रॉन्ग। आप इसमें से बता सकते हो कोई कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। दिस वॉज योर होमवर्क, डू इन योर बुक ओनली। देन नेक्स्ट इज व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। हमें व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। अंडर व्हाई इलेक्शंस में फर्स्ट टॉपिक व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। चुनावों की जरूरत क्यों है। लाइक इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। कोई भी डेमोक्रेसी में इलेक्शन है रेगुलरली होते रहते हैं। आज रेगुलरली होते हैं। वी नोटेड इन चैप्टर 2 that there are more than 100 countries in the world in which elections take place to choose people's representative। हमने चैप्टर 2 में पढ़ा है कि वहाँ पे मोर देन 100 कंट्रीज थे पूरे वर्ल्ड में, विच इलेक्शन, वहाँ पे इलेक्शंस होते थे और वो पीपल्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते थे। वी ऑल्सो रीड दैट इलेक्शंस आर हेल्ड इन मेनी कंट्रीज दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक। हमने ये भी पढ़ा कि इलेक्शंस उस कंट्रीज में भी होते थे जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी। एंड बट वाई डू वी नीड इलेक्शन, लेकिन हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों है। लेट्स ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन। हम ट्राई करते हैं, लेट अस ट्राई एक इमेजिन करते हैं, एक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को इमेजिन करते हैं विदाउट इलेक्शन। बिना इलेक्शन के हम डेमोक्रेसी को इमेजिन करते हैं। अ रूल ऑफ द पीपल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन if all the people can sit together every day and take all the decisions। ये रूल पॉसिबल है, ये चीज़ पॉसिबल है कि रूल ऑफ द पीपल, हम पीपल रूल कर सकता है तभी पॉसिबल है जब इज पॉसिबल विदाउट इलेक्शन पीपल यहाँ पे रूल कर सकता है जब पीपल सब लोग रोज के रोज एक साथ बैठे और सब लोग डिसीजन लें, सब लोग एक साथ बैठे और सारी चीज़ को डिस्कस करें और डिसीजन ले। बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन दिस इज नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी। बट हमने देखा है कि जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा है कि किसी भी बड़ी कम्युनिटी के लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, नॉर इट इज पॉसिबल फॉर एवरीवन।
nor it is possible for everyone to have the time and knowledge to take decisions on all matters. सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपना टाइम दे पाए और या किसी के पास नॉलेज हो कि वो इस मैटर्स पे डिसीजन ले पाए. Therefore, in most democracies, people rule through their representatives. इसीलिए ज़्यादातर डेमोक्रेसी में पीपल किसके द्वारा रूल करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा वो लोग रूल करते हैं. Is there a democratic way of selecting representatives without election? क्या ये इलेक्शन के बिना भी डेमोक्रेटिक मतलब इलेक्शन के बिना क्या हम रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट कर सकते हैं? कोई डेमोक्रेटिक रास्ता है जिससे कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट करें विदाउट इलेक्शन? लेट अस थिंक ऑफ अ प्लेस where representatives are selected on the basis of age and experience. हम एक ऐसे प्लेस को थिंक करते हैं जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट होते हैं अपनी एज और एक्सपीरियंस के द्वारा, उनके बेसिस पे. और अ प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज. और एक ऐसा प्लेस जहाँ पे वो अपने बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज के अकॉर्डिंग चुने जाए. देयर कुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग on who is more experienced or knowledgeable. यहाँ पे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी कि किसके पास सबसे ज़्यादा नॉलेज है या किसके पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है. बट लेट अस से द पीपल कैन रिजॉल्व दिस डिफ़िकल्टी. बट लेट अस से पर ये मान ले कि लोग अगर मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर पाए तो पीपल रिजॉल्व दिस डिफ़िकल्टी. Clearly, such a place does not require election. अगर ऐसा होता तो ऐसी जगह पर कभी भी इलेक्शन नहीं रह जाएगा. अगर ऐसा हो जाए तो हमें इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है. But can we call this place a democracy? लेकिन क्या हम इस प्लेस को डेमोक्रेसी कहेंगे? क्या हम इस प्लेस को डेमोक्रेसी कहेंगे? How do we find out if the people like their representatives or not? और मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को लाइक करते हैं या नहीं करते हैं? हाउ डू वी एंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव रूल एज पर द विशेस ऑफ द पीपल. और हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये कैसे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो लोगों के अकॉर्डिंग रूल कर रहे हैं या उनके विश के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं या रूल कर रहे हैं या नहीं? हाउ टू मेक श्योर दैट those who the people does not like do not remain their representative. और हम इस चीज़ की कैसे सोचेंगे, कैसे करेंगे कि जो रिप्रेजेंटेटिव को पसंद ना हो वे अपने This requires mean how to make. हम कैसे श्योर करेंगे those who the people जो people है don't like वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को पसंद नहीं करते तो डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव. तो वो वहाँ तक कैसे बैठेंगे? या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं हम इस चीज़ की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो रिप्रेजेंटेटिव लोगों को पसंद ना हो वे अपनी सीट पे ना बने रहें, वे अपनी प्लेस पे ना बने रहे. जो लोगों को पसंद नहीं है वो वहाँ पर बैठकर क्या करेंगे? हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? And that this requires a mechanism by which people can choose their representative at regular intervals and change them if they wish to do so. इसमें एक रिक्वायरमेंट है and इसके लिए हमें ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जिससे हम ये देखें कि दिस रिक्वायर्स ए मैकेनिज्म की हमें एक ज़रूरत है एक ऐसे सिस्टम की बाय विच पीपल रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करें एक रेगुलर इंटरवल के लिए और चेंज करें जब उनका विश हो, उनकी विश के अनुसार वो उनको चेंज भी कर सकें. दिस मैकेनिज्म, इसी मैकेनिज्म को हम इलेक्शन कहते हैं. देयरफॉर इलेक्शंस आर कंसीडर्ड एसेंशियल इन आवर टाइम. इसीलिए इलेक्शन कंसीडर किया जा रहा है, एसेंशियल है हमारे टाइम्स में, मतलब आर टाइम फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए.
हमारे टाइम में रिप्रेजेंटेटिव वाले मतलब इलेक्शन बहुत ज़रूरी माना गया है। और इन एन इलेक्शन वोटर्स कैन मेक मैनी चॉइसेस। इस इलेक्शन में वोटर्स काफ़ी चॉइसेस बना सकते हैं। दैट इज दे में चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। वो चूज कर सकते हैं जो उनके लिए लॉज बनाते हैं, मतलब वे अपने लिए लॉज बनाने वाले को, जो लॉज बनाते हैं उनको वो चूज कर सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव। दे कैन चूज हु विल फॉर्म दी गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। वो उनको चूज कर सकते हैं जो लोग गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे और जो मेजर डिसीजन बना सकते हैं, जो मेजर डिसीजन ले सकते हैं। एंड थर्ड, दे कैन चूज, मोबाइल का यूज कर रहे हैं। हाँ, चलिए they can choose the party whose policies will guide the government and law making. They can choose, वो चूज कर सकते हैं पार्टी को whose policy, जिनकी पॉलिसी विल गाइड गवर्नमेंट एंड लॉ पास। वो उस पार्टी को चूज कर सकते हैं जो पॉलिसी, जिनकी पॉलिसी गवर्नमेंट को गाइड कर सकती है लॉ बनाने में। एंड व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, कौन सा व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, मतलब इलेक्शन को कौन डेमोक्रेटिक बनाता है या कौन चुनाव को या इलेक्शन को डेमोक्रेटिक मानने के, डेमोक्रेटिक कैसे माने जा सकता है, डेमोक्रेटिक कैसे माना जा सकता है। एंड किस इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन मैनी वे, इलेक्शन का बहुत तरह से, कई तरह से हो सकते हैं। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शन, सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज इलेक्शन को होल्ड करती है। बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शन, लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वो भी इलेक्शन को होल्ड करती है, कुछ काइंड ऑफ इलेक्शन को होल्ड करती है। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम एनी अदर इलेक्शन? देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री भी इलेक्शन को होल्ड करती है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री भी इलेक्शन को होल्ड करती है, लेकिन वो कुछ अलग काइंड ऑफ इलेक्शन को होल्ड करती है। तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे डेमोक्रेटिक इलेक्शन और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में जो इलेक्शंस हो रहे हैं? हमने फर्स्ट चैप्टर में इसको डिस्कस किया था, थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारी कंट्रीज के एग्जाम्पल्स लिए थे वेयर इलेक्शंस आर है, जहाँ पे इलेक्शंस हुए थे, बट दे कांट रियली बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक इलेक्शन। वहाँ इलेक्शंस हुए थे लेकिन हम ये नहीं कह सकते थे कि वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस थे, हम ये नहीं कह सकते थे कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे। Let us recall what we learned there and start with a simple list of the minimum condition of a democratic election. मीन्स कि कुछ चीज़ों को आप रिकॉल करते हैं कि क्या चीज़ आपने पढ़ा था और स्टार्ट करते हैं एक सिंपल लिस्ट से, एक मिनिमम कंडीशन से कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन में कौन कौन सी मिनिमम कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, सबको चूज करने की सुविधा होनी चाहिए। एंड दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि एवरीवन, सबके पास एक वोट होना चाहिए और उनके एक वोट में मतलब सबके वोट्स में सबके एक वोट की वैल्यू होनी चाहिए, सबके एक वोट की क्या होनी चाहिए? वैल्यू होनी चाहिए। सेकेंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। दूसरा, इलेक्शन में मतलब हमें चूज करने के लिए कुछ पार्टीज होनी चाहिए। एंड पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू दी वोटर। जो पार्टी और जो पार्टीज और जो कैंडिडेट्स हैं को चुनाव में उतरने के लिए आज़ादी होनी चाहिए और वो वोटर्स के लिए रियल चॉइस होने चाहिए। उन्हें ऑफर, वोटर्स के लिए इलेक्शन में, कंटेस्ट इलेक्शन के लिए चॉइस होनी चाहिए। थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल। ये जो चॉइस होनी चाहिए वो रेगुलर इंटरवल में उन्हें मिलते रहना चाहिए। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर फ्यू ईयर्स। इलेक्शन हमेशा हेल्ड होने चाहिए कुछ सालों बाद इलेक्शन हमेशा रेगुलरली इंटरवल में होने चाहिए।
And fourth, the candidates preferred by the people should get elected. हमारा फोर्थ, लोग जिसे चाहे उसे वो चुन सकते हैं, जिसे चाहे वो उसे चुन सकते हैं और उसी को होना चाहिए, जिसे वास्तव में चुनाव, लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए, दैट वही इलेक्ट पर्सन होना चाहिए. फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर where people can choose as they really wish. जो इलेक्शन होना चाहिए वो फ्री और फेयर मैनर में होना चाहिए, जहाँ पे पीपल अपनी विश के अकॉर्डिंग लोगों को सेलेक्ट करें. This might look like very simple and easy condition. ये दिखने में बहुत सिंपल और इजी कंडीशन है, इजी है, but there are many countries where they are not fulfilled. बट ये जो कंडीशंस है बहुत सारी कंट्रीज में फुलफिल नहीं होती है. इन दिस चैप्टर वी विल अप्लाई दिस कंडीशन टू द इलेक्शन हेल्ड इन आवर ओन कंट्री टू सी इफ वी कैन कॉल दिस डेमोक्रेटिक इलेक्शन. हम इस चैप्टर में इन कंडीशंस को इलेक्शंस में इन कंडीशन को अप्लाई करेंगे इन इलेक्शंस में, हमारी कंट्री में जो इलेक्शंस होते हैं, और फिर हम देखेंगे क्या ये इलेक्शन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं या डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कहलाते हैं. आवर थर्ड टॉपिक इन दिस, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन. क्या पॉलिटिकल कंपटीशन गुड है? इलेक्शंस आर थस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन. इलेक्शंस में हम जानते हैं कि यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, और जो कंपटीशन ये कंपटीशन कुछ वेरियस फॉर्म्स भी ले लेता है. द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इज द कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टी, और ये कई बार कई तरह के रूप ले लेती है. और सबसे अगर सिंपल देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, और एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल it takes the form of competition among several candidates. अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल के बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया के बारे में अगर आप देखें तो इसका कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल इट टेक द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग सेवरल कैंडिडेट. क्या होता है, आपने भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल में देखा होगा अपने एरिया में कि कई कैंडिडेट्स खड़े हो जाते हैं एक दूसरे के अपोजिट, कई कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं एक दूसरे के अपोजिट. एंड इफ देयर इज नो कंपटीशन इलेक्शन विल बिकम पॉइंटलेस. अगर कंपटीशन नहीं होगा तो इलेक्शन क्या हो जाएगा, पॉइंटलेस इलेक्शन हो जाएगा. बट इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन. लेकिन क्या ये गुड है कि पॉलिटिकल कंपटीशन हो? क्लियरली, एंड इलेक्टोरल कंपटीशन हैव मेनी डीमेरिट्स. लेकिन अगर हम देखा जाए कि लेकिन अगर हम इसमें देखें तो क्लियरली देखें तो जो इलेक्टोरल कंपटीशन है उसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं. इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म इन एवरी लोकेलिटी. इससे क्या होता है, इससे हर बस्ती, हर घर में या हर फैमिली में बंटवारे की स्थिति हो जाती है. ठीक है, इसकी जो डीमेरिट है वो डिसयूनिटी ले आती है हमारी सोसाइटी में, और फैक्शनलिज्म मतलब फ्रैक्शन आ जाता है हमारी लोकेलिटी में. एंड यू वुड हैव हर्ड ऑफ पीपल कंप्लेनिंग ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स इन योर लोकेलिटी. लेकिन आपने बहुत सारे पीपल्स के बारे में पढ़ा है, दैट इज पीपल हमेशा कंप्लेन करते हैं पार्टी की पॉलिटिक्स के बारे में. आपकी लोकेलिटी में भी ये बातें होती होंगी. सब एक दूसरे पर क्या करते हैं, अक्सर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता होते हैं वो एक दूसरे पे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट वन अनदर. मतलब वो एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाते रहते, दोष देते रहते कि इस पार्टी ने ऐसा नहीं किया, ये पार्टी ऐसा नहीं करेगी, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे. पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन. जो पार्टीज है एंड जो कैंडिडेट्स हैं वो डर्टी ट्रिक्स को भी अपनाते हैं इलेक्शन को जीतने के लिए. सम पीपल से दैट दिस प्रेशर to win electoral fight does not allow sensible long-term policy to be formulated. लेकिन हम कुछ पीपल्स क्या करते हैं
इसको कुछ लोगों का कहना भी है, ये जो कुछ पीपल ये कहते हैं, ये जो प्रेशर होता है जीतने का, इलेक्टोरल जो फाइट्स होती है, ये अलाउ नहीं करती है एक सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसी को लाने का। या अलाउ तब हमारा एक सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं आ पाती है। And some good people who may wish to serve the country do not enter this arena। और जो कुछ गुड पीपल्स हैं वो इसमें पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं करते, मतलब मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट अरेन, मतलब जो कुछ गुड पीपल्स हैं वो क्या करते हैं, जो अच्छे लोग हैं, समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से, इसी रीज़न से वो इलेक्शंस में नहीं आते। दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू अनहेल्दी कंपटीशन। उन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता, उन्हें एक मुश्किल और मतलब अनहेल्दी कंपटीशन में आना अच्छा नहीं लगता है। आर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वर अवेयर ऑफ दीज प्रॉब्लम। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर थे, जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, वो अवेयर थे इन प्रॉब्लम से, येट दे ऑप्टेड फॉर फ्री कॉम्पिटिशन इन इलेक्शन एज द वे टू सेलेक्ट आवर फ्यूचर लीडर। इसीलिए फिर भी उन्होंने फ्यूचर के लीडर्स के इलेक्शन के लिए, इलेक्ट के लिए एक फ्री इलेक्शन का, फ्री कंपटीशन उन्होंने ऑप्ट किया, फ्री कंपटीशन इन इलेक्शन, उन्होंने फ्यूचर लीडर्स को चुनने के लिए ये ऑप्ट किया। एंड दे डिड सो बिकॉज दिस सिस्टम वर्क्स बेटर इन द लॉन्ग रन। और उन्होंने इसलिए किया कि जो सिस्टम है वो लॉन्ग रन तक चल पाए, मतलब लंबे समय तक ये सिस्टम चल पाए। एंड in an ideal world, all political leaders know what is good for the people and are motivated only by a desire to serve them. But एक आइडल वर्ल्ड में, जो आदर्श दुनिया में या आइडल वर्ल्ड में सभी जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स को मालूम होता है कि जो सिटीजन्स का इंटरेस्ट किन चीज़ों में है तथा ये सिटीज़न का इंटरेस्ट किस चीज़ों में है, और ये सभी नेता लोगों की सेवा, सिटीजन्स का इंटरेस्ट किस में, दैट इज़ बिकॉज ये आइडल वर्ल्ड जो पॉलिटिकल लीडर्स है, व्हाट इज़ गुड फॉर द पीपल, उन्हें ये पता रहता है, और मोटिवेटेड ओनली बाय ए डिज़ायर टू सर्व देम। और वो मोटिवेट करते हैं, और वो उन्हें मोटिवेट करते हैं कि जैसे ही वो पार्टी में जीतेंगे तो वो सर्व करेंगे। एंड पॉलिटिकल कंपटीशन इज नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडल वर्ल्ड। लेकिन असली ज़िंदगी में क्या है, असल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, असल लाइफ में ऐसा नहीं होता। जो पॉलिटिकल कंपटीशन है ये नेसेसरी नहीं है इन सच आइडल वर्ल्ड में, पॉलिटिकल कंपटीशन नेसेसरी नहीं, बट दैट इज़ नॉट व्हाट हैपन इन रियल लाइफ। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि वो हमें मोटिवेट करे तो हम उन्हें वोट दें, मतलब मोटिवेट करते हैं, हम उन्हें वोट भी देते हैं, लेकिन वो हमारे हित के लिए बहुत कम वर्क करते हैं। Political leaders all over the world, like all other professionals, are motivated by the desire to advance their political career. दुनिया भर में जितने सभी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या अदर प्रोफेशंस हैं, अदर प्रोफेशंस के लोगों के लिए भी समान आगे बढ़ने के लिए सबको क्या होता है कि पॉलिटिकल लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जैसे प्रोफेशनल्स हैं, आर मोटिवेटेड बाय अ डिज़ायर टू एडवांस देयर पॉलिटिकल कैरियर। उनको मोटिवेट किया जाता है कि वो अपना पॉलिटिकल में अपना कैरियर बनाए, या उन्हें ये दिया जाता है कि वो आगे कैसे बढ़ें। सबको अपना करियर बनाने की चिंता होती है। आप किसी भी करियर में जाए, पॉलिटिकल लीडर ही बने, तो सबको ये चिंता लगी रहती है कि आपका करियर क्या होगा।
क्योंकि जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इस सोसाइटी में रहना चाहते हैं, दैट इज़ वो लीडर बनना चाहते हैं, वो या चुनाव जीतना, इलेक्टेड होना चाहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। दे वॉन्ट टू रिमेन इन पावर, वो अपने पावर में रहना चाहते हैं, उन्हें पावर चाहिए और पोजीशंस चाहिए रहती। दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल, बट इट इज़ रिस्की टू डिपेंड एंटायरली ऑन देयर सेंस ऑफ ड्यूटी। लेकिन वो हमें मतलब दे में उनका विश होता है कि वो पीपल को भी सर्व करें, बट ये रिस्की है। अगर हम पूरी तरह से उन पर डिपेंड हो जाएंगे तो ये बहुत बड़ा रिस्क रहता है। और ये भी हो सकता है कि उनके अंदर अगर ये चीज़ है कि वो पीपल का भला करना चाहते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से उन पर डिपेंड हो जाए तो ये भी गलत है। एंड बिसाइड इवन व्हेन दे विश टू सर्व द पीपल दे मे नॉट नो व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू सो, और देयर आइडियाज मे नॉट मैच व्हाट द पीपल रियली वांट। बिसाइड इवन व्हेन दे वांट टू सर्व द पीपल, मतलब उसके बाद वो पीपल को सर्व करना चाहते हैं, लेकिन दे मे नॉट नो, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें सर्व करने के लिए कौन से आइडियाज़ को यूज़ करना चाहिए, कौन सी चीज़ों से वो पीपल का भला कर पाएंगे। और कभी कभी क्या होता है, वो कुछ करने की कोशिश भी करते हैं तो लोग क्या होते हैं, लोगों की थिंकिंग और उनकी थिंकिंग मैच नहीं हो पाती है, उन्हें पता ही नहीं होता कि ये काम कैसे किया जाए। लेकिन या फिर भी हो सकता है कि उनके मन में जो थिंकिंग है, लोगों की ज़रूरत या मतलब जो वो सोच रहे हैं और जो लोग सोच रहे हैं वो थोड़ा डिफरेंट थिंकिंग दोनों की हो जाती है। जो लोग सोच रहे हैं और जो वो सोच रहे हैं उससे क्या हो जाता है, थोड़ा सा लोगों की डिफरेंट थिंकिंग हो जाती है। एंड हाउ डू वी डील विथ दिस रियल लाइफ सिचुएशन, हम कैसे डील करेंगे ये, हाउ डू वी डील, हम रियल लाइफ सिचुएशन से इस चीज़ को कैसे डील करेंगे। एंड वन वे, एक वे है, वन वे इज टू ट्राई, हम एक वे ट्राई कर सकते हैं। एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर, हम उनकी नॉलेज और उनके कैरेक्टर, पॉलिटिकल लीडर्स के कैरेक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला है कि हम उनके नॉलेज और उनके कैरेक्टर को इम्प्रूव करें, और जो अदर है, जो दूसरी चीज़ है, एंड मोर रियलिस्टिक वे इज टू सेट अप अ सिस्टम वेयर पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवॉर्डेड फॉर सर्विंग द पीपल एंड पनिश फॉर नॉट डूइंग सो। हम दो तरीका अपना सकते हैं। फर्स्ट, हम उनके नॉलेज को इम्प्रूव करें, उनके कैरेक्टर को इम्प्रूव करें पॉलिटिकल लीडर्स के। सेकेंड, हम उन्हें जब अगर वो पीपल के लिए कुछ अच्छा काम करे तो उन्हें रिवॉर्ड दिया जाए, ठीक है, पीपल को सर्व करने के लिए उन्हें रिवॉर्ड दिया जाए। अगर वो अच्छा वर्क नहीं करते तो इसके लिए उन्हें पनिशमेंट भी दी जाए, लेकिन उनके लिए रिवॉर्ड और पनिशमेंट, हु डिसाइड दिस रिवॉर्ड और पनिशमेंट, कौन डिसाइड करेगा रिवॉर्ड और पनिशमेंट। एंड द सिंपल आंसर इज, इसका एक सिंपल आंसर है द पीपल, पीपल डिसाइड करेगा। दिस इज व्हाट इलेक्टोरल कंपटीशन डज, और यही इलेक्टोरल कंपटीशन का यही अर्थ है या यही मीनिंग है, एंड इसका यही मीनिंग है। रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर। रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन से क्या होता है, प्रोवाइड मतलब उन्हें प्रोवाइड किया जाता है इंसेंटिव पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स को। अगर रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन से क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है वो लीडर्स को होता है प्रॉफिट और पॉलिटिकल पार्टीज को। They know that if they raise issue that people want to be raised, वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अकॉर्डिंग इश्यूज को उठाया तो उनकी क्या होगा, लोग उनको, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी।
They know that if they raise issues that people want to be raised, जो people issues को उठाना चाहते हैं, अगर हमारे लीडर्स उनको उठाने लग जाएंगे तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी और उनका ये भी चांस बढ़ जाएगा कि वो नेक्स्ट इलेक्शन में जीतेंगे. But if they fail to satisfy the voters with their work, they will not be able to win again. अगर वो अपने वोटर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाए अपने वर्क से, तो दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन. वो दोबारा वोटिंग कभी नहीं जीत पाएंगे, वो दोबारा कभी नहीं जीत सकते हैं. So if a political party is motivated only by desire to be in power, even then it will be forced to serve the people. और इस तरह अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ पावर में रहना चाहती है या पावर में आने की उसका डिज़ायर है कि वो सिर्फ पावर में आने की इच्छा है, उसकी डिज़ायर है, सही आगे आई, तो उसे अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मोटिवेट ओनली बाय डिज़ायर, वो अपनी इच्छा से अगर पावर में आती है तो उसे फोर्सली पीपल को सर्व करना पड़ेगा. एंड दिस इज अ बिट लाइक द वे मार्केट वर्क. और यही बिट है कि कुछ इसी ढंग से हमारा मार्केट भी वर्क करता है. ठीक है, हमारा मार्केट भी इसी तरह वर्क करता है. इवन इफ अ शॉपकीपर इज इंटरेस्टेड ओनली इन प्रॉफिट, ही फोर्स टू गिव गुड सर्विस टू द कस्टमर. मतलब अगर शॉपकीपर भी यही करता है, शॉपकीपर को सिर्फ प्रॉफिट दिखता है, इसीलिए वो कस्टमर को जितना चाहे उतना मतलब कि सर्व करने की कोशिश करता है, अच्छे से अच्छी चीज़ें देने की कोशिश करता है, बताता है उसमें क्या क्या प्रॉफिट है, तो जिससे कि लोग उसको खरीदते हैं. इफ़ इट डज नॉट, द कस्टमर विल गो टू सम अदर शॉप. अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो कस्टमर दूसरे शॉप में चले जाएंगे और उसका प्रॉफिट खत्म हो जाएगा. सिमिलरली पॉलिटिकल कंपटीशन में कॉज डिवीज़न. पॉलिटिकल कंपटीशन से डिवीज़न आता है और सम अगलीनेस भी आती है. इससे क्या होता है, कुछ डिवीज़न भेदभाव भी आते हैं और कुछ मनमुटाव भी हो जाते हैं. बट इट फाइनली हेल्प्स टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टी एंड लीडर्स टू सर्व द पीपल. बट इट फाइनली हेल्प्स टू, लेकिन ये फाइनली हेल्प करता है पॉलिटिकल पार्टी और लीडर्स को, कि मतलब उनको फोर्स करता है कि आप लोग हमें सर्व करें, उनको फोर्स करता है कि आप लोग हमें सर्व करें. मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वादे हैं, मेरे पास वोट है. नेता कहता है कि मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वादे हैं, और वहाँ पर जो सिटीजन है वो कहता है कि मेरे पास वोट है. और जो नेता है वो नेक्स्ट फोटो में क्या है, जो वोटर है उनको आई थिंक गधा दिखाया गया है या लाइक समथिंग, और जो नेता है वो सबके प्रोमिसेस को बांध कर लेके जा रहा है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन. व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन. What is our system of election? Can we say that Indian elections are democratic? क्या हम ये कह सकते हैं कि जो इंडियन इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेटिक है? To answer this question, let us take a look at how elections are held in India. इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम देखते हैं कि इंडिया में कैसे इलेक्शंस को हेल्ड किया जाता है. फर्स्ट, लोकसभा इलेक्शन एंड विधानसभा. और विधानसभा को हम असेंबली इलेक्शन भी कहते हैं. ये रेगुलर 5 इयर्स में ये इलेक्शंस होते हैं. लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शन रेगुलर 5 इयर्स में ये इलेक्शंस होते हैं. आफ्टर 5 years, the term of all the elected representatives come to an end. और उसके बाद लोकसभा और विधानसभा स्टैंड डिसॉल्व हो जाती है. लोकसभा एंड विधानसभा क्या होता है, डिसॉल्व हो जाती है. आफ्टर ये जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता है, ये इलेक्शन आफ्टर हर 5 इयर्स में होता है.
और हर 5 इयर्स में इलेक्शन हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और हर 5 इयर्स के बाद इनका एंड हो जाता है, ये डिसॉल्व हो जाती है। एंड उसके बाद इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कंस्टिट्यूएंसीज इन द सेम टाइम आइदर ऑन द सेम डे और विद इन अ फ्यू डेज। मतलब जो इलेक्शन हेल्ड होता है सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सेम टाइम पे कभी कभी होता है या सेम डे पर होता है या कुछ डेज के अंतराल में ये इलेक्शंस होते हैं। एंड इसी को हम क्या कहते हैं, जनरल इलेक्शंस कहते हैं। समटाइम्स इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी caused by death or resignation of a member। कभी कभी क्या होता है, जो इलेक्शन होता है कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में तुरंत, मतलब सम टाइम कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन अचानक से किया जाता है। इलेक्शन इज हेल्ड फॉर कुछ वन कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्योंकि जो सीट होती है वो खाली हो जाती है, आइदर मेंबर की डेथ हो जाए या मेंबर अचानक से रेजिग्नेशन दे देता है, तो इसके कारण भी इलेक्शन होता है। दिस इज कॉल्ड अ बाय इलेक्शन, और इसी को हम क्या कहते हैं, बाय इलेक्शन कहते हैं। कभी कभी इस्तीफा कोई रेजिग्नेशन दे देता है या जिसकी कभी डेथ हो जाती है किसी नेता की, तो हमें दोबारा इलेक्शन कराना पड़ता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो हम उसे बाय इलेक्शन कहते हैं। और इस चैप्टर में हम जनरल इलेक्शन पे फोकस करेंगे, जनरल इलेक्शन पे फोकस करेंगे। फर्स्ट है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। फर्स्ट क्या है, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आप इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, You read about the people of Haryana electing 90 MLA। आपने people of हरियाणा के लोगों ने 90 MLA को सेलेक्ट किया था, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। You may have wondered how they did that। और आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि उन्होंने ऐसा कैसे किया होगा। Did every person in Haryana vote for all the 90 MLA? क्या हर एक पर्सन के, हरियाणा के हर एक पर्सन ने वोट दिया था 90 MLA को? You perhaps know that this is not the case। लेकिन शायद आपको भी मालूम है कि ऐसा नहीं हो पाता, शायद आपको भी पता है हद तक कि ऐसा नहीं हो पाता। In our country we follow an area based system of representation। हम अपनी कंट्री में एक एरिया वाइज सिस्टम को फॉलो करते हैं, एरिया वाइज रिप्रेजेंटेटिव को फॉलो करते हैं। रिप्रेजेंटेशन, सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया। कंट्री को हमने डिवाइड किया डिफरेंट एरियाज में, फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन के कारण हमने उसको डिवाइड किया है एरियाज में, और दिस एरियाज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। हमने जो कंट्री को डिवाइड किया कुछ एरियाज में, और उसी एरिया को, और हमने वो पर्पस ऑफ इलेक्शन के लिए उस एरिया को डिवाइड किया था। अपनी कंट्री के जो एरिया को हमने डिवाइड किया इलेक्शन के पर्पस से डिवाइड किया, और उसी इलेक्शन के पर्पस से उस एरिया को हमने क्या किया, उस छोटे छोटे पार्ट को क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। द वोटर को लिव एन एरिया इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, और जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो वोटर्स रहते हैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव को अपना एक वोट देते हैं, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को अपना वो एक वोट देते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन के लिए कंट्री डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी, और कंट्री को हमने डिवाइड किया है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, छोटे छोटे पार्टों में, छोटे छोटे एरिया में। तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लोकसभा को डिवाइड किया है, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, 543। एंड हमने इसको डिवाइड किया। The representative elected from each constituency is called a member of parliament। लोक यहाँ से स्टार्ट होता है, लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन होता है। विधानसभा को हम असेंबली का इलेक्शन भी कहते हैं। एंड ये हर 5 इयर्स में ये इलेक्शंस होते हैं, और हर 5 इयर्स में ये डिसॉल्व भी होते हैं। नए रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट होते हैं हर 5 इयर्स में, क्या पता वही पुराने रिप्रेजेंटेटिव भी सेलेक्ट हो जाए। एंड मेंबर जब, और उसके बाद हमने इंडिया को छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे एरिया में डिवाइड किया, और जब
छोटे छोटे एरिया में हमने उसे डिवाइड किया, तो हम उसे क्या कहते हैं, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। और अगर किसी की डेथ हो जाती है या रेजिग्नेशन मेंबर दे देता है तो हम दोबारा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन करवाते हैं और उस इलेक्शन को हम क्या कहते हैं, बाय इलेक्शन कहते हैं। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मीन की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो पीपल रहता है वो अपना एक वोट देता है, मतलब अपना ईच वोट की वैल्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर वोट की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, हर वोट का अपना एक वैल्यू होता है। एंड फॉर लोकसभा इलेक्शन की अगर बात करें तो हमारी कंट्री को जो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। और 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो रिप्रेजेंटेटिव जीतते हैं इलेक्शन उन्हें हम क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उन्हें हम क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या आप शॉर्ट फॉर्म में उन्हें एमपी भी कह सकते हैं। One of the features of a democratic election is that every vote should have equal value। और जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है जो हमने अभी डिस्कस किया कि एवरी वोट की इक्वल वैल्यू होती है। एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू, एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। दैट इज व्हाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स that each constituency should have a roughly equal population living within it। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, वाई आर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर दैट, हमारे इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ है कि उसने जो डिवाइड किया है लोगों को, कि मान के हम ये चलते हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उतने ही इक्वल मेंबर्स हैं, मतलब उतने ही लोग हर एरिया में रहते होंगे, जो वोटर्स हैं वो इक्वली डिवाइडेड है वहाँ पर। सिमिलरली each state is divided into a specific number of assembly constituency। और each state को भी हमने specific number of assembly constituencies में divide किया है, मतलब उनको भी हमने assembly, अभी क्या समझाया था, assembly मीन्स विधानसभा, विधानसभा की सीटों के हिसाब से भी हमने हर स्टेट को बांटा है, क्योंकि स्टेट में असेंबली इलेक्शन होता है और पूरे इंडिया में लोग स्टेट में असेंबली इलेक्शंस होते हैं और एक कंट्री में हमारे लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं। दैट हमने विधानसभा के लिए भी स्टेट को स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया है। एंड इन दीज केसेस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जब लोकसभा में आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, और जब आप विधानसभा में चुने जाते हो तो आपको क्या कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और इन शॉर्ट आप क्या कहोगे, एमएलए कहोगे, इन शॉर्ट एमएलए। each parliamentary constituency has within it several assembly constituency। जो ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें कुछ several assembly constituencies होती हैं, ठीक है। मतलब वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने स्टेट को डिवाइड किया, उसके अंडर भी कुछ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर, और यही सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस में भी होता है। पंचायत इलेक्शन जो गांव में, जो रूरल एरिया, जो गांव विलेजेस में होते हैं, और जो म्युनिसिपल इलेक्शंस होते हैं वो आपके नगर निगम का यहाँ पे अर्बन एरियाज में होता है। ईच विलेज और टाउन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल वार्ड। जो ईच विलेज है, जो हर एक गांव है, वो टाउन, हर एक गांव और जो टाउन है वो डिवाइड होता है कुछ वार्ड्स में। लाइक जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हमने स्टेट में कुछ एरियाज को डिवाइड किया, उनको हमने कॉन्स्टिट्यूएंसीज कह दिया, तो ऐसे ही हमारा जो गांव है उनको भी हम कुछ कुछ पार्टों में, कुछ कुछ टुकड़ों में बांटते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, वार्ड कहते हैं। और हर वार्ड से ईच वार्ड इलेक्ट वन मेंबर ऑफ द विलेज और द अर्बन लोकल बॉडी। और हम हर वार्ड से हम क्या कहते हैं, हम हर वार्ड से एक एक मेंबर को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। और अर्बन लोकल बॉडीज में भी हम ऐसे ही करते हैं।
हर वार्ड से हम एक एक मेंबर को सेलेक्ट करते हैं अपने गाँव में, 1 मेंबर ऑफ द विलेज, ठीक है। जो मेंबर हमने वार्ड में डिवाइड किया है तो हम उस विलेज से एक मेंबर को सेलेक्ट कर लेंगे। समटाइम्स दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर काउंटेड एज सीट फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट 1 सीट इन द असेंबली। और कभी कभी हम इन कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है इन्हें काउंट कैसे करते हैं, इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को काउंट करते हैं एज अ सीट, मतलब सीट के अकॉर्डिंग इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हम काउंट करते हैं। और क्योंकि जो हर क्षेत्र है, मतलब जो हर एरिया है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो एरिया है रिप्रेजेंट 1 सीट इन द असेंबली, असेंबली में भी एक सीट को ये रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव की एक सीट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हम when we say that Lok Dal won 60 seats in Haryana, it means that candidates of Lok Dal won in 60 assembly constituency in the state, and thus Lok Dal had 60 MLAs in the state assembly. इसीलिए हरियाणा में जब आपने देखा कि उसके 60 MLA जीते, तो 60 MLA मीन्स कि सब एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते थे, मतलब एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जब वो जीते तो उसके 60 कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो लोग मेंबर्स वो लोग जीते थे। तो इसीलिए हमने क्या कहा था, लोकदल जीती है और 60 MLA उसके जीते हैं। क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हम मान के चलते हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब एक सीट। And here is given some example also. और लोग स्टेट असेंबली में पहुंच जाते हैं। That our next topic is reserved constituency. Our next topic is reserved constituency. Our constitution entitles over every citizen